नमस्कार। आप सभी 11th क्लास के छात्र छात्रा ध्यान दें कि हम अपने लगभग दो लेसन दोनों पार्ट में यानी कि काव्य खंड में और अपना गद्य खंड में दो लेसन हो गए हैं। एक में कबीर मेरा हो गया है, इसमें नमक का दरोगा और मियां नसरुद्दीन हो गया है। इनके जो नोट्स वगैरह वो आपको सेंड कर देंगे। अब अपन थोड़ा सा अपने व्याकरण का जो पोर्सन बीच में अपन शुरुआत में शुरू किया था अपना से वर्ण विचार पढ़ लिया था हमने, ठीक है। वर्ण विचार के बाद में से उसके आपको संधि कुछ नोट्स भेजे थे मैंने, तो उसी संधि का नोट्स तो भेज दिए मैंने। और कई बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उनका हुआ है, संधि का बस नाम देख के अपना क्लियर कर लेते हैं। और प्यारे बच्चों, संधि जो है ना ये बहुत सरल भी है अगर समझ में आ जाए तो, और बहुत डिफिकल्ट भी है अगर समझ में नहीं आती है तो आप सभी छात्र छात्रा जो 11th क्लास के हैं बहुत ही शानदार आपकी क्लास होती है, न ज्यादा बोर्ड का बर्डन भी नहीं होता है, थोड़ा माइंड फ्रेश भी रहता है। और यूँ कहे आपकी जो उम्र है वो भी थोड़ा सा एक अच्छे स्टेज पे आ जाती है। इस समझने समझाने की शक्ति आपके अंदर बहुत अच्छी है इस टाइम, ठीक है। तो एक तो टेंशन फ्री बोर्ड का मैटर नहीं है और माहौल बहुत अच्छा है। तो ऐसे में कुछ ऐसे टॉपिक्स हमें क्लियर करने चाहिए जो लाइफ टाइम काम आते हैं। ये जो टॉपिक है ना संधि 11th 12th कॉलेज और आगे जितने भी आपकी बैठा तो रहना नहीं है, सर्विस करनी गवर्नमेंट लगना है तो कहीं ना कहीं चाहे छोटी से बड़ी, ठीक है, एज ए ग्राम सेवक पटवारी से लेकर RSI तक का टॉपिक ले लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं आपको डेफिनेट टॉपिक मिलता है। चाहे आज राजस्थान गवर्नमेंट की कोई भी एग्जाम हो या भारत सरकार की हो, सब में टॉपिक आता है। तो अगर आपको 10th 11th 12th में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो फिर आगे कोई समस्या आने के चांस नहीं रहते, ठीक है। तो प्यारे छात्र आप सभी अपने टॉपिक संधि पे आ जाइए। और मैं समझता हूँ कि संधि का जो मेन है, जो अर्थ है, आप समझते क्या होता है, मेल होता है, ठीक है। अब बात करें कि मेल तो होता है, लेकिन मेल होने के बाद क्या रिस्पॉन्स आता है, तो सीधी बात पे आता हूँ मैं कि संधि जो टॉपिक है इसमें देखिए परिभाषा अक्सर अपने स्कूल लेवल के हिसाब से 11th क्लास के हिसाब से अपने परिभाषा भी पूछे तो परिभाषा अपने मैं जानता हूँ पढ़ रखी है, समझ रखी है। जैसे मान लीजिए सिंपल सा है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये हमने 9th 10th तक पढ़ ली, अच्छी बात है। अब बात करें कि इस परिभाषा में कुछ और भी हो सकता है क्या, तो देखिए कुछ नया इसमें जुड़ा है, तो वो नया जो जुड़ा है वो आपको समझना जरूरी है। वो क्या है कि जब दो वर्ण है, एक इधर एक इधर है, तो जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो ये तो मिलते ही सीधी सी बात है, लेकिन मिलने के बाद क्या होता है कि उनके मिलने से शब्द बनेगा, जाहिर सी बात है। और शब्द बन तो जाएगा लेकिन उस पर प्रभाव क्या पड़ेगा, उसमें अंतर क्या आएगा, वो क्या है, उच्चारण और उसका जो लेखन है, लिखने का तरीका है, उसमें अंतर आएगा, उसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो सीधी सीधी बात है कि जब दो वर्णों के आपस में मिलने से जो नया शब्द बनता है उसका उच्चारण और जो लेखन शैली है, लिखने की जो क्रिया है, लिपि है, उसमें यदि परिवर्तन हो जाता है, यदि उसमें कोई बदलाव आता है, तब हम कहेंगे उसे संधि। आपको मैं बताऊंगा इसका अपवाद भी है, क्या है कि देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो वर्ण या दो से अधिक वर्ण हो सकते हैं, वो आपस में मिलते हैं, मिलने से उनके उच्चारण में और उनके लेखन में बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, तब तो क्या है, संधि। तो कई बार क्या होता है कि दो वर्ण मिल तो जाते हैं लेकिन उच्चारण में और लेखन शैली में कोई बदलाव नहीं होता है, तो क्या वो संधि होगी? ये एक बहुत बड़ा आपके लिए एक प्रश्न हो सकता है। ध्यान दें कि वहां संधि नहीं होगी, वहां संयोग होगा। संयोग इत्तेफाक बोलते हैं ना, इंसिडेंट बोलते हैं हम इस तरह से, तो वो एक क्या होगा, संयोग होगा। अब वो इत्तेफाक संयोग जो है वो संधि का ही एक रूप है, लेकिन संधि शुद्ध रूप में किसे मानेंगे, जिसमें दो वर्णों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसके उच्चारण में अंतर आना चाहिए, उच्चारण बदल जाना चाहिए, पहले कुछ और था बाद में कुछ और होना चाहिए। उसके लेखन शैली बदल जाना चाहिए, पहले कुछ और थी बाद में कुछ और होती है। लेकिन संयोग में पहले भी वर्ण ऐसे ही है और साथ में जोड़ दोगे तो भी वैसे ही रहेगी, तो वो तो संयोग कहलाएगा। और अगर उच्चारण में और लेखन में बदलाव आता है तो वो संधि कहलाएगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ है कि आप संधि का जो परिभाषा है उसे कितना और कैसे समझ पाते हैं। रटने का काम अपने यहाँ पे नहीं है, कॉन्सेप्ट जो टॉपिक है उसे समझना है, फिर आप कैसे भी उसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये परिभाषा आपके सामने पेश कर दी थी, कुछ उदाहरण के आधार पर अपन देखेंगे कि ये क्या और किस प्रकार से काम करती है। देखिए बात यहाँ पे सबसे सिंपल सा है कि बात पहले समझेंगे। तो पुस्तक धन, इसको धन बोलते हैं, घन नहीं धन, ठीक है, मनी वाली बात है, धन आलय, क्योंकि अगर बात हिंदी करें तो इसमें पुस्तक धन आलय बोलना चाहिए।
अगर अपन पुस्तक योग आलय बोलते थोड़ा अटपटा लगता है, योग गणित में आ जाता है ना, तो पुस्तक धन आलय, लगभग आदत क्या पड़ी सबको कि पुस्तक प्लस आलय प्लस वही अंग्रेजी वाली बात आ जाती है। तो ध्यान दो, अगर हिंदी पढ़े तो हिंदी का ही ध्यान दें कि पुस्तक धन आलय क्या बनेगा, सीधी सी बात है कि पुस्तक और आलय, तो ये जो स्वर है इसमें आ जाएगा और आ की मात्रा इसमें लगती है पुस्तकालय बनेगा। क्या बन जाएगा, ये पुस्तकालय बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, पुस्तकालय। ठीक है, पुस्तकालय आप जानते हो इंग्लिश में इसे लाइब्रेरी कहते हैं और हिंदी में पुस्तकालय आप जानते हैं जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं वो होते हैं। चलिए बात करें आगे, थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो पुस्तकालय हो गया। अब आपको मैं थोड़ा सा हिंट देता चलो। देखिए यहाँ पे क्या था, ठीक है, पुस्तक इसमें ए और यहाँ भी क्या है ए, आ हो गया पे, तो ए और आ मिलने से आ बना। तो आ जानते कि स्वर से अगर स्वर मिलता है, इसके अंदर देखिए क्या है, स्वर है, ये पूरा क्या है इसलिए कि इसमें स्वर है, तो इसके अंदर अगर इसमें आधा लिख देते तो आधा लगती, क्योंकि अगर हलक लगा लेता हूं मैं तभी आधा हो जाएगा, फिर इसमें ये कह रहेगा तो ये व्यंजन में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या ये नहीं है, तो क्या है ये पूरा क्या इसमें ए पूरा ए आ रहा है इसमें, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पर आ है, तो ए और आ ये दोनों क्या स्वर है। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में वर्ण जो वर्ण है स्वर है व्यंजन पढ़ाए थे। तो अगर आप जानते हैं कि स्वर से स्वर का मेल होता है तो संधि कौन सी कहलाएगी, सीधी सी बात है, डेफिनेशन है कि स्वर से स्वर का मेल होता है तो स्वर संधि कहलाती है। तो ये जो उदाहरण है किसका है, स्वर संधि का है। ठीक है, तो ये स्वर संधि का उदाहरण होगा। अब आगे बढ़े देखिए कि जगत धन ईस। अब जगत में देखिए तय के नीचे हलंत है, सीधी सी बात है व्यंजन हो जाएगा ये, तो जगत धन ईस। अब बनेगा क्या, इसका संधि क्या होगी, क्या बदलाव होगा इसके संधि में। तो ये जो तय है ना, ये देखिए इधर जय का ज आ गया, गय का दे आ गया, और जो तय है वो क्या बन गया, तय बन गया। और ये जो स्वर है तो ये तो मात्रा काम करेगा, तो ये स्वर ई है, बड़ी ई, तो बड़ी ई लग गई इस पे और इस का से आ गया है। अब सोच के देखिए कि जय गय, जय गय ये तय था, इसका हमने क्या किया, मेल किया, तो जाहिर सी बात है ये तो स्वर है तो इसकी तो केवल मात्रा लगेगी, लेकिन इसका जो मेल यानी कि ये जो व्यंजन है तय, इसके बाद क्या कि S1 जो भी स्वर व्यंजन आ रहा है तो ये तय का दय, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। और व्यंजन संधि के रूल्स बहुत ज्यादा हैं, करीब आपको 16 भी मानते हैं, 18 मानते हैं, 24 तक इसके रूल्स होते हैं, 24 रूल होते हैं, लेकिन वो बड़े मैप पे है, आप टेंशन ना लें, अपने जो काम के वो बढ़ेंगे। देखिए अब सीधी सी बात है कि यदि प्रथम पद में तय आता है, ठीक है, तो जब उसकी संधि करते हैं तो वो किसी बदलेगा अपने ही। ये तय क्या है, वर्ग, मैंने आपको वर्ग भी पढ़ाए थे, जैसे आपको स्वर व्यंजन पढ़ाए थे व्यंजन, तो कै वर्ग, चय वर्ग, टय वर्ग, तय वर्ग, पै वर्ग, 5 पढ़ाए थे स्पर्श व्यंजन। अब देखिए जो तय है, तय तक ये अपने ही तीसरे में बदलेगा। अपना जो वर्ग है तय का, तो इसमें तय, थ, द, ध, न, तो तय का तीसरा क्या होगा, तय, थ, द, तो ये द से द्वाद बन गया। ठीक है, और इसकी मात्रा इसमें लग गई और आगे का जो है जो का तो आ गया। अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे तय आता है तो तीसरे में जाता है। अब सोचिए एक उदाहरण को मिलेगा कै, कै का भी तीसरा हो जाता है, तो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलते हैं, ये कुछ रूल्स है। तो ये सीधी सी बात है, ये क्या है, व्यंजन संधि के उदाहरण है। किसके हैं, व्यंजन संधि। तो जगत धन ईश जगदीश बन गया। ठीक है, चलिए अगर मैं लिख दूं वाक धन ईश, वाक धन ईश, तो कै का क्या हो जाएगा, गय, तीसरा हो जाएगा ना, तो कै का तीसरा गय, तो वागीश पढ़ा जाता है, वो संस्कृत का शब्द आता है। ठीक है, तो जगत धन ईश जगदीश, वाक धन ईश वागीश, इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये अपना हो गया व्यंजन संधि, स्वर का हो गया, व्यंजन का उदाहरण हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ठीक है, नम, नमः, धन, ते। अब ये जो यहाँ पे लग रहा है, इसको आप भली भांति जानते हैं, टेंथ बोर्ड पास हैं तो आपको मालूम है, ये विसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, और आपने मैंने स्वर व्यंजन पढ़ाया था, एक तो अपना होता है जैसे मान लीजिए ये वाला, ठीक है, एक होता है ये दो वाले, ये अनुस्वार था जो अंग पे लगता है, और ये ऐ पे लगता है, अंग ऐ आ पढ़ते हैं, उसमें ये लास्ट में आता है। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, अयोगवाह है। क्या बोलते हैं, अयोगवाह पढ़ा जाता है इनको, ये स्वर में नहीं अलग से बोले जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये नमः प्लस ते, तो इसमें देखिए क्या होगा, ये जो विसर्ग है ना, ये स बन जाती है। अच्छा ये आप सोच के देखिए कि यही वाला से क्यों बना, दूसरा तो बन सकता था। तो यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं कि अगर सामने कै होता है तो ये वाला से बनेगा। ठीक है, अगर दूसरा होता है कुछ और बनता है। सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पे तय है, इसलिए ये जो
विसर्ग है इससे बदलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। तो नम प्लस ते नमस्ते बन जाता है। तो विसर्ग आना सीधी इस बात है, कौन सी संधि जाएगी, विसर्ग संधि इसमें मानी जाएगी, ठीक है। तो प्यारे छात्र छात्राओं ध्यान दीजिए, आराम से पढ़ना समझना है, रटना नहीं है। रटना जो है वो पढ़ने में ठीक है, रटना भी पड़ता है, लेकिन वो फिर ज्ञान को ना पूर्ण नहीं बनाता, कहीं आपको फंसा देते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो देखिए पुस्तकालय, जगदीश और नमस्ते 3 उदाहरण है और 3 संधियों के नाम भी आपके हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अगला जो टॉपिक क्या है, तो देखिए आवाज में आपको बताया था संयोग की बात कर रहे थे। ये तो देखिए इसमें जगत धन इस जोड़ा क्या बना, जगदीश बना, तो उच्चारण में बदलाव आया और लेखन शैली में बदलाव आया, तो यहाँ तक संधि मान लेंगे। लेकिन देखिए कि यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ दुर्धन अवस्था, देखिए ये है ना थोड़ा बोर्ड का मिस्टेक है, इसमें बिंदी बनवाना है, इसका अवस्था मतलब दुर्धन अवस्था। तो इसमें देखिए कि क्या बनेगा, देखो ये भी वर्ण है और ये भी वर्ण है, तो 2 वर्णों के मेल से हम क्या कह रहे थे कि वर्ण मिलते क्या हो जाती संधि। लेकिन यहाँ वर्ण मिल तो रहे हैं, लेकिन इनके उच्चारण में और इनके लेखन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या मानेंगे, संयोग मानेंगे। देखिए क्या बन गया, दुर्वस्था। देखिए आप आराम से ये दुर्वस्था बन गई, ये तो ए इसमें मिल गया तो ये रे पूरा हो गया, दुर्वस्था। ये वस्था जुड़ गया, ये जो ए है ना ये रे भी मिल गया, क्यों, क्योंकि ये रे क्या अधूरा था, तो इस रे को कर दिया पूरा। अब पूरा करते क्या, हाँ अगर ये पूरा होता पहले से इसको हम हटा देते हैं तो रे पूरा होगा, और ये ए और ये ए दोनों मिलके आ हो जाता, दुरावस्था हो जाता, ठीक है ना। तो अक्सर वो अशुद्ध शब्द है, ये ही शुद्ध होता है, दुर प्लस अवस्था दुर्वस्था, दुर्वस्था अर्थात बुरी दुर्दशा की बात करते हैं। तो देखने वाली बात ये है, समझने वाली बात ये है कि इसमें अगर ये हलंत है तब तो रे अधूरा है, और अधूरा है तो ये सामने वाला जो ए है ये इसमें मिलेगा, और मिलने से पूरा होगा, तो दो का तो दू और ये रे पूरा हो गया रे, और ये वस्था का वस्था, तो क्या बन गया, दुर्वस्था। और ये 2 वर्ण थे आपस में मिले, लेखन शैली में और यूं कहें उच्चारण शैली में कोई बदलाव नहीं आया, तो क्या कहलाया है, संयोग। तो आज ये बात क्लियर कर लेना कि संधि में 2 वर्ण मिलने के बाद उनके उच्चारण में और उनके लेखन शैली में बदलाव आता है तब तो संधि है, नहीं तो संयोग माना जाता है। समझ चुके हैं। अब ये एक एग्जांपल और आपके लिए, युग धन बोध। तो इसमें भी देखिए कोई बात है, किसमें क्या आता है और ये इसमें मिलेगा तो युग बोध। अब बात करें कि युग बोध में कोई बदलाव नहीं आया, कोई मात्रा कोई ध्वनि का बदलाव नहीं आया, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ये आपके लिए संयोग है। तो 2 उदाहरण आपके सामने थे, तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि संधि वर्णों के मेल का ही नहीं होता है, उसके बाद भी कुछ उसकी डेफिनेशन होती है। चलिए अब बात करते सीधा सा पॉइंट है कि संधि के भेद, संधि के प्रकार कितने माने जाएं। तो मैंने 3 उदाहरण आपको दिए थे, तीनों में बता दिया है कि संधि के जो भेद है, प्रकार है, वो कितने मान लिए, वो यहाँ पे मुख्य रूप से 3 ही माने गए हैं। तो कौन कौन से हैं, सीधी सीधी बात है कि यदि स्वर से स्वर का मेल, स्वर, ठीक है, स्वर से स्वर का मेल होता है तो स्वर संधि, और यदि स्वर से व्यंजन का या व्यंजन का स्वर से आपस में मेल होता है तो वो व्यंजन संधि कहलाएगी। एक तरफ व्यंजन होना चाहिए, दोनों तरफ भी व्यंजन हो सकते हैं। व्यंजन का व्यंजन से मेल कराओगे तब भी व्यंजन संधि, व्यंजन का स्वर से कराओगे तब भी व्यंजन संधि, या स्वर का व्यंजन से कराओगे तब भी व्यंजन संधि। लेकिन स्वर का स्वर से करा दिया तो फिर स्वर संधि हो जाएगी, इस ध्यान रखना, व्यंजन संधि। उसके बाद है विसर्ग संधि, जो सबसे अलग हटके है। इसमें आपको क्या दिखता है, इसमें आपको बकायदा इसमें आपका ये पॉइंट दिख जाता है, विसर्ग लगे हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये अपना लास्ट पॉइंट था। अब इसके मैं आपको लास्ट पॉइंट बताता अपना, स्वर संधि के मुख्य भेद कौन कौन से देख लीजिए। पहला है दीर्घ संधि, और देखिए ये मैं आपको बता रहा था कि जो दीर्घ संधि है ये स्वर संधि के 5 भेद है। हम बात करें कि मुख्य संधि कितने प्रकार की थी, तो स्वर संधि है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, सबके अलग अलग पार्ट होते हैं। तो स्वर संधि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो कौन से स्वर संधि के 5 भेद है, तो 5 में कौन कौन से, इसका ध्यान रखना है, क्रम वाइज याद रखना, और अभी ऐसा एक ट्रिक बनाए कि आपको याद रहे। तो देखो दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब है कि इसमें जैसे बड़ी ई की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा और बड़े री की मात्रा है, ठीक है, तो दीर्घ हो जाएगा। ए मिल के आ होता है, ई मिल के बड़ी ई होती है। तो जहां भी आपको बड़ी मात्रा, चाहे आ हो, चाहे ई हो, या ओ और री, अगर बड़ी मात्रा मिलती है तो सीधी सी बात है कौन सी संधि जाएगी, दीर्घ संधि। आगे बढ़े वृद्धि, वृद्धि का मतलब है जैसे
जब बात करें आई और औ, एक तो ये मात्रा मिलेगी अपने को, ठीक है, और एक ये मात्रा मिलती है। अगर ऐसा मिलता है तो क्या होता है, वृद्धि संधि होती है, ठीक है। इसके बाद एक गुण संधि, गुण में क्या है कि सिंगल मात्रा मिलती है, जैसे ए की मिलती है और ओ की मिलती है, ओ औ, ठीक है, ए ओ अर, इसमें आपका ये था और भी आता है। अब चौथा पॉइंट आता है यण संधि। यण का एक सो ट्रिक है कि आपको इसमें आधा ये अवश्य मिलता है, यण संधि में क्या मिलता है, ये, ठीक है ना, इको यण से वाला सूत्र इसमें लगता है। आगे लास्ट का पॉइंट है आपका अयादी संधि। कौन संधि है, अयादी। अयादी में अय, आय, आव, आव, ये चार आपको वर्ड ध्यान रखने हुए, और ये बनते कैसे, ये अपन डिस्कस पढ़ेंगे। तो प्यारे छात्र छात्राओं, ये संधि का पोर्शन जो है, इसको आप इससे डरना नहीं है, इसे याद करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। एग्जाम्पल कैसे भी आ जाए आप उसका संधि छेद भी कर सके और संधि बना सके, इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो ये अपना आज का एक पोर्शन था, और आप बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, समझदार भी। इस कॉन्सेप्ट को ठीक से पहले वीडियो को पूरा देखना है, फिर इसे समझ के फिर लिखना है और एग्जाम्पल सोल्व करने, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।